प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपको संघीय कार्यपालिका अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, वेतन, उन्मुक्तियां, कार्यकाल आदि पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों हम अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो विद्यार्थियों, ब्रिटिश राजनीति का सर्वाधिक आकर्षक तत्व यदि सम्राट का पद और व्यक्तित्व है, तो अमेरिका राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन है। जिस तरह ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक आकर्षण का जो तत्व है वो वहाँ का सम्राट का पद है और उसका जो व्यक्तित्व है वो है, उसी तरह अमेरिकी राजनीति के अंतर्गत सर्वाधिक रंगीन और आकर्षण जो तत्व है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर साधारण से साधारण जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा इसमें रुचि ली जाती है। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर अमेरिका संविधान में बहुत अधिक मतभेद था। निर्वाचन किस प्रक्रिया से किया जाए, प्रत्यक्ष किया जाए, अप्रत्यक्ष किया जाए। तो इस संबंध में प्रमुख रूप से दो सुझाव दिए गए थे। विद्यार्थियों, प्रथम, राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, परंतु संविधान सभा द्वारा इसे विद्यार्थियों अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार किया गया? क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन राजनीतिक दलबंदी में फंसे बिना संभव नहीं था। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता तो राष्ट्रपति का निर्वाचन गहरी दलबंदी में फंस जाता। और संविधान जो निर्माता थे वो राजनीतिक दलबंदी को देश के लिए खतरा मानते थे, घातक मानते थे। इसके साथ ही कम से कम देश की कार्यपालिका के जो प्रधान को दलबंदी से बाहर रखना चाहते थे। दूसरा सुझाव यह था कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका जो कांग्रेस है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करे, परंतु इस दृष्टि से इसे उचित नहीं समझा गया कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के हाथ का खिलौना बन जाए और व्यवस्थापिका के नियंत्रण में हो जाए। जिस तरह व्यवस्थापिका चाहे उसी तरह चले। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, अमेरिका संविधान सभा के सदस्य शक्ति विभाजन के सिद्धांत से भी बहुत अत्यधिक प्रभावित थे, जो आपको पूर्व में बताया था। और यह पद्धति शक्ति विभाजन के विरुद्ध होती। यदि व्यवस्थापिका के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो फिर शक्ति विभाजन का कोई मायने नहीं रहता। संविधान सभा के द्वारा अंत में यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाए और फिर निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का। अब पहले तो जनता निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करे और फिर वो निर्वाचक मंडल है, उस निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करें। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली का सुझाव दिया गया।
तो विद्यार्थी, संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य है वो अपनी व्यवस्थापिका के आदेश अनुसार अपने निर्वाचक चुने। उन निर्वाचकों की संख्या है उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो, और फिर समय आने पर ये जो निर्वाचक है अपने अपने राज्यों में एक स्थान पर एकत्रित हों और लिखित रूप में अपने मत 2 व्यक्तियों को दें, जिससे में से कम एक उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य की ओर से वे निर्वाचक बताया, जिसमें से जो 2 व्यक्तियों को जिनको वो अपना मत दें उनमें से कम एक उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की ओर से वे निर्वाचक नियुक्त किए गए। उसके बाद मतों को एक पेटिका में मुहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए। जो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणाम की घोषणा करे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, पहले तक प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा अपने अपने राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। फिर वो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य अपने अपने राज्यों में एक स्थान पर एकत्रित होकर 2 व्यक्तियों के लिए मतदान करते हैं, और एक व्यक्ति वह हो राष्ट्रपति का उम्मीदवार उसको मतदान कर जो उसके राज्य का निवासी ना हो। तो इस प्रकार मतगणना के बाद जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त हो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, बशर्ते कि उससे मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, और उससे कम पाने वाले व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन साथ साथ ही होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, संविधान द्वारा की गई इस व्यवस्था में अब कुछ संशोधन हो गए और व्यवहार में तो यह पद्धति नितांत परिवर्तित हो गई है। प्रथमतः संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एक साथ मतदान की व्यवस्था की गई थी, जो कि 1880 में इस संबंध में कठिनाई उत्पन्न हुई, और संविधान में 12वां संविधान संशोधन के द्वारा दोनों के लिए अलग अलग मतदान की व्यवस्था कर दी गई है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, दूसरा जो परिवर्तन है वो संविधान के 23वें संशोधन के द्वारा किया गया। इस संशोधन के द्वारा कोलंबिया जिले को भी निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। यद्यपि कोलंबिया जिले को कांग्रेस में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि कोलंबिया एक प्रांत न होकर एक जिला है। इस प्रकार वर्तमान समय में जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं अमेरिका में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो 538 हैं, जिनमें 3 कोलंबिया के प्रतिनिधि तथा कांग्रेस के 535 सदस्य हैं, जिनमें से 435 सदस्य हैं वो प्रतिनिधि सभा से और 100 सदस्य हैं सीनेट से। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या विद्यार्थियों है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वर्तमान समय में जो पद्धति विद्यार्थियों अपनाई जाती है उसके 5 चरण हैं, जिसमें पहला चरण है उम्मीदवारों का मनोनयन।
प्रत्येक दल के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत किया जाते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। दूसरा चरण है उम्मीदवार मनोनयन के बाद चुनाव अभियान। तो प्रत्येक दल के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में देशव्यापी जोर शोर से प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाता है। फिर उसके बाद अगला चरण है निर्वाचक मंडल का चुनाव, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव करती है। और इसके बाद अगला चरण है निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति का चुनाव जब निर्वाचक मंडल के द्वारा कर दिया जाता है तो उसके बाद विद्यार्थियों नवीन राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है, जिसके लिए भी एक निश्चित दिन निर्धारित किया गया है। तो अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की इस पद्धति के अंतर्गत जो पहले चरण पर विस्तार से चर्चा करें विद्यार्थी यहाँ पर, वो है उम्मीदवारों का मनोनयन। उम्मीदवारों का मनोनयन। तो सबसे पहले विद्यार्थियों राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा, जो विभिन्न राजनीतिक दल जो प्रमुख रूप से दो ही हैं वहाँ पर, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। अतः 1840 से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलनों के द्वारा किया जाने लगा है। उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति विद्यार्थियों परंपरा पर के आधार पर अपनाई गई है और इस संबंध में संविधान में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ये केवल परंपरा के आधार पर है उम्मीदवारों का मनोनयन की पद्धति। प्रत्येक दल की जो प्रत्येक राष्ट्रीय दल है वहाँ प्रत्येक दल की राष्ट्र समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती है और प्रारंभिक व्यवस्था करती है। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केंद्रीय समितियों के द्वारा। इन प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतः 1500 से 3000 के बीच विद्यार्थी होती है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त महीने में एक बड़े हॉल में यह राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं और सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के वातावरण में विद्यार्थी होता है। इन सम्मेलनों में ही दल के प्रमुख नेतागण परस्पर सौदेबाजी भी करते हैं। दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है। कई बार मतदान के अनेक दौर भी चलते हैं उम्मीदवार के मनोनयन के लिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों सबसे पहला जो चरण है राष्ट्रपति के निर्वाचन का वो है उम्मीदवारों का मनोनयन, राजनीतिक दलों के द्वारा अपने उम्मीदवारों का मनोनयन। इसके साथ ही विद्यार्थियों उपराष्ट्रपति पद के लिए भी मनोनयन होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी भी राष्ट्रपति पद के समान ही होती है। अमेरिका में अब इस संबंध में यह परंपरा स्थापित हो गई है विद्यार्थियों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग राज्यों वरन दो अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से हैं तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों से हो। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्राय बड़ा संघर्ष नहीं होता जिस तरह राष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है।
और शीघ्र ही कोई न कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर इस पद के लिए दल का उम्मीदवार बन जाता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों राष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति के दूसरे चरण की। वो है विद्यार्थियों चुनाव अभियान। जब राष्ट्र दलों के द्वारा अपने प्रतिनिधि या अपने उम्मीदवार मनोनीत कर लिए जाते हैं, अब उसके लिए चुनाव अभियान शुरू किया जाता है। तो विद्यार्थियों सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा, जो राष्ट्रीय या देशीय सम्मेलन होता है उम्मीदवारों के मनोनयन के लिए, उसके पूर्व ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जो मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। यह समिति अपना एक प्रधान और एक कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है, चुनाव अभियान। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम जो खर्च है वो $30,000 है, परंतु इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई विद्यार्थियों नहीं की जाती। चुनाव अभियान के प्रमुख जो साधन हैं वो है टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और अपने उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य के प्रकाशन के माध्यम से विद्यार्थियों चुनाव प्रचार किया जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में जो चरण हैं वो 5 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम 2 चरणों पर राजनीतिक दलों के द्वारा अपने उम्मीदवारों का मनोनयन देशीय सम्मेलनों के माध्यम से और चुनाव अभियान पर चर्चा की। कल के वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के अगले चरणों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।